इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं प्रकृति की, जीवन की। जी हाँ, पेड़ पौधे प्रकृति की तरफ से धरती पर हमें दिया गया सबसे बड़ा वरदान है, यानी मानवता को दिया गया सबसे अनमोल उपहार है, जिसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें इस अनमोल उपहार को सम्मान देने के साथ ही मानवता की भलाई के लिए संरक्षित करना चाहिए। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, ये सिर्फ एक नारा ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक जिम्मेदारी भी है। तो आइए मिलकर पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। देखिए, पेड़ पौधे हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन को बचाने में ही नहीं, बल्कि पर्यावरण को बचाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। या फिर हम यूं कहें कि इनके बिना तो जीवन की कल्पना करना ही नामुमकिन है। इनके अनेकों फायदे भी हैं। क्या फायदे हैं और कैसे ये जीवन हमारे साथ जुड़ा है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी होगा, लेकिन इसके पहले हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। हमारे शरीर और मन को खुश और स्वस्थ रखने के लिए पेड़ पौधे बेहद जरूरी है। पर्यावरण को संरक्षित रखने में पेड़ पौधों का अहम योगदान है। पेड़ पौधे की कमी से ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी, जिससे जीना दुभर हो जाएगा। ऐसे में पेड़ पौधे जीवन को बचाने में ही नहीं, बल्कि पर्यावरण बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। झारखंड के हजारीबाग में दुधा माटी गांव है, जहां समारोह पूर्वक रक्षाबंधन के दिन पेड़ों को राखी बांधी जाती है। रक्षा सूत्र बांधकर उस पेड़ को भाई की संज्ञा दी जाती है। पिछले एक दशक से झारखंड के कई जिलों में इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें वन भूमि का दायरा बढ़ा रहा है। पब्लिक को इससे इंगेज करने के लिए वृक्ष रक्षाबंधन का एक कार्यक्रम कैंपा मध्य में कराया जाता है। कैंपा फंड है, उससे कराया जाता है। और काके हुआ, महिलाओं क्षेत्र हुए, बेरो हुए, इसमें जो जागृति लोगों में होनी चाहिए उस प्रकार देखी जा रही है। लोग अपने जनजाति समूह अपने पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ करके सखुआ वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधते हैं। और यह जो मैंने कहा मास मूवमेंट, धीरे धीरे ये उस ओर अगर जाता है तो फिर वन संरक्षण एक मिसाल पेश कर सकता है झारखंड में। पेड़ वायु प्रदूषण कम करने के साथ साथ पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। जरूरी है कि आप घर के आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि इससे काफी फायदे हैं। जलवायु परिवर्तन व वैश्विक तापमान में वृद्धि की दर को घटाना, मृदा व जल संरक्षण करना, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हवा को शुद्ध करना। एक बड़ा पेड़ 100 वर्ग मीटर तक हरियाली देता है। मनुष्य द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर वनस्पतियां अपना भोजन बनाकर हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। पेड़ 1 हेक्टेयर वन प्रति वर्ष औसत 3 मीट्रिक टन अशुद्ध वायु ग्रहण कर 1 मीट्रिक टन शुद्ध वायु देता है। झारखंड में 33% वन भूमि है, मगर रांची में यह 23% के आसपास है। वन विभाग द्वारा हर साल 1 लाख पेड़ लगाए जाने की योजना चलाई जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी दीदी बगिया और नर्सरी योजना चलाई जा रही है। फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। मानव सभ्यता और पर्यावरण दोनों का सीधा संबंध है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। देखिए, वन ही प्रकृति का एक स्वरूप है और जितने भी जीव जंतु हैं, मानव सहित मानव को इंक्लूड करते हुए सभी वनों पर आधारित है। सर्वप्रथम पृथ्वी आई, धरा आई तो वृक्ष थे, प्रकृति थी, जंगल थे। वहीं से मानव सभ्यता का भी विकास हुआ। तो हमारे जो जीन हैं वो सभी वनों पर आधारित हैं। वन नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी,
वन नहीं होंगे तो जिस प्रकार से हमारे खाद्य सुरक्षा आप जानते हैं कि पॉलिनेशन पर डिपेंड करता है, और वो वही नहीं हो पाएगा क्योंकि जंगल नहीं होंगे तो मानव या अन्य जीव जंतु का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रकृति, वन, ये सब बेहद आवश्यक है। अगर रांची जिला देखें तो यहाँ पर अभी 23% ही भूभाग का वन के रूप में अभी आच्छादित है, लेकिन इसको 33% करने के लिए पिछले वर्ष भी 12 लाख पौधे रोपे गए हैं और आगे भी लगभग 10 लाख वृक्षारोपण का टारगेट इस वित्तीय वर्ष, अगले वित्तीय वर्ष में है। पेड़ों की खासियत है कि इसका हर हिस्सा उपयोगी होता है, चाहे पत्तियां हो, तने, बीज, फल, फूल, सब कुछ इंसानों और प्रकृति के लिए बहुत से फायदों से भरा होता है। इसलिए हमें खुद को जिंदा रखना है तो धरती को हरा भरा रखना होगा। इसके लिए सभी को मिलकर पौधे लगाने होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनाज अख्तर की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट से हम ये तो जरूरी समझ गए होंगे कि वन है तो हम हैं, और ये रिपोर्ट अगर हम ना भी दिखाते तो भी ये सच्चाई बदल नहीं सकती। चलिए इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं सहायक वन संरक्षक हमारे साथ गोरखनाथ यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोरखनाथ जी। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत काम किया है, रिसर्च भी किया है और इस दिशा में काफी कुछ अभी चल भी रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पर्यावरण विशेषज्ञ कल्लोल साहा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों को हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो हम देखिए बात करेंगे गोरखनाथ जी, आपसे एक सवाल, इसलिए मेरा ये पहला सवाल इसलिए होगा क्योंकि हम सब सिर्फ पहले शुरुआत रांची से करते हैं। रांची हिल स्टेशन के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन पर्यावरण इतना बदला कि अब ये भी आम शहरों की सूची में उस कतार में खड़ी नजर आ रही है। बदलाव पर्यावरण जो सामने आया है, पर्यावरण में जो ये बदलाव आया है, वजह क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। यूं तो न केवल रांची, पूरा विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति अभी आ गई है और इसका एकमात्र कारण है कि वन हमारे सिकुड़ते चले जा रहे हैं। और वन क्यों सिकुड़ते चले जा रहे हैं? ये हमारे विकास के दर पर सिकुड़ रहे हैं। ज्यों-ज्यों मनुष्य जो है विकास कर रहा है, उसकी इच्छाएं बढ़ रही हैं, उसकी सुविधाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे वन सिकुड़ते जा रहे हैं। जैसे बड़े बड़े डैम का निर्माण, ऐसी जलाशय परियोजनाएं जिसमें वनों का ह्रास हो रहा है, जंगलों का ह्रास होता है, उसके बदले वैसे ये जरूर आजकल ये हो गया है कि हम उतना उससे 2 गुना 3 गुना इवन 10 गुना हम लगाएंगे, लेकिन जो एक बार एस्टेब्लिश्ड है पेड़ पौधे, और हम जब लगाएंगे तो उस स्थिति में आने में हमको 20-25 वर्ष लगेंगे। तो जैसे जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि हम विकास की सीढ़ियां तो चढ़ रहे हैं, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ वो गड्ढे भी कोड़ते जा रहे हैं जो हमें उस विनाश की ओर ले जाने वाला है, जो सभ्यता के लिए बहुत हानिकारक होने वाली, मानव सभ्यता के लिए या फिर कहें कि पूरे जीव जंतुओं के लिए। निश्चित रूप से जैसे जैसे जंगल हमारे समाप्त होंगे, वैसे वैसे जीव जंतुओं का आवास खत्म होगा, उनका हैबिटेट खत्म होगा। जंगलों पर निर्भर करने वाली जनजातियां, जंगलों में रहने वाले लोग, जिन पर उनका जीवन यापन निर्भर करता है, वो भी धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। तो ये स्थिति तो है निश्चित रूप से, लेकिन आज का जो मांग है विश्व का, विकास भी होना चाहिए, लेकिन विकास के दर पर उसी हिसाब से पेड़ पौधे भी लगने चाहिए। लेकिन कीमत उसकी ये ना हो ना कि हम अपने सभ्यता को खोने लगें, ये कीमत ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। कल्लोल साहा जी, आप देखिए जो ये कह रहे थे कि हम वन ह्रास जैसे जैसे हो रहा, वन भूमि जो है वो सिकुड़ता जा रहा है और ये हमारे विनाश की परिपाटी तैयार हो रही है। अगर हम कहें तो ये एक चैप्टर तैयार हो रहा है कि हम जैसे जैसे वनों को समेटते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी बहाने, लकड़ियों के बहाने या फिर मेडिसिन के लिए या फिर बहुत सारी चीजें, एक पेड़ बहुत सारे काम आता है, लेकिन वो काम के लिए अगर हम पेड़ काटते जा रहे हैं,
अपने जीवन को हम कैसे नुकसान में ढकेलते जा रहे हैं, किस तरह से। आपने बहुत काम किया, आपको ये पता होगा कि पहले की क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति थी, अब पूरी दुनिया किस मुहाने पर खड़ी हो चुकी है। जी, तो देखिए, मेरा जो भी काम रहा है वो मेजर इसी पे है कि हम जो जल जंगल जमीन के बात करते हैं उसके साथ जन को कैसे जोड़े। पहली बात ये है, तभी हमारा, क्योंकि ये सारे जन से जुड़ा हुआ है, तो जन, ये बचना के लिए जन को बचाना और ये इनको बचाना एक साथ चलना पड़ेगा। मतलब जल जंगल जमीन के साथ जन भी जुड़ेगा, तभी सभ्यता बच पाएगी। जी, पहला तो ये बात है। दूसरा है कि मेरा काम ही ये है कि ये सारे चीजों को कैसे हम पॉजिटिवली इसका रिजल्ट ले, इसका सॉल्यूशन तैयार करें। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरे ख्याल से कि पिछला 1-2 साल पहले की रिपोर्ट था, जो हमारे झारखंड का वन विभाग का ही रिपोर्ट था, कि टोटल जितना वन है एरिया वो थोड़ा सा 58 हेक्टेयर या 110 हेक्टेयर बढ़ा है, लेकिन हमारा जो एक महत्वपूर्ण एरिया है, जो जंगल, बीच में जो घना जंगल था, वो खाली होते जा रहा है। तो इस जगह पे हमें देखना पड़ेगा कि, और वो मेजर है, वो बहुत बड़ा एरिया है। मतलब हम ये इसे समझे क्या कि अगर कागजों पर जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उन आंकड़ों में हमने बढ़त ली है, लेकिन जो मेजर एरिया है वो डिफोकस हो गया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जरूर। तो सवाल है कि हम इस विषय में क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो शायद बहुत लोग जानते हैं, कुछ काम उस दिशा पे चल भी रहा होगा, लेकिन फोकस करने की जरूरत है। जो मेजर, जहाँ पर प्लांट, जो जंगल था वो खाली हो रहा है, और देखेंगे जंगल कहाँ खाली हो रहा है, जहाँ पर आपका नदियाँ भी लुप्त हो रहा है। ये दोनों जगह बहुत वेल डिफाइंड है। थोड़ा सा जंगल के अंदर जो भी हम लोग जाते हैं तो पता चलता है कि जो इस जगह पे खाली हो रहा है। उस जगह पे अगर हम जन को जोड़े और उनको बोले कि आप जो है, क्योंकि अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट से थ्रू सेटलमेंट भी हो रहा है, लैंड सेटलमेंट हो रहा है, ये और ज्यादा आएगा ये इशू। हमें पहले से तैयार रहना चाहिए कि सेटल करेंगे तो उसके बाद उनका क्या जिम्मेदारी होगी, कौन सा फॉरेस्ट हम ग्रो करें, और उस फॉरेस्ट और रिवर को कनेक्ट करके वहां से ज्यादा फसल हम लाएंगे, और उसको अगर हम बाजार में ले जाएंगे तो एक पूरी व्यवस्था बन सकती है। और ऐसा व्यवस्था, मैं कल्पना की बात नहीं बोल रहा हूँ। आज आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल है पेरू में, बोलिविया में, वहाँ एक एग्रीमेंट होती है कम्युनिटी के साथ, वन विभाग की और लोकल म्यूनिसिपैलिटी की, जहाँ पे वो जितना फॉरेस्ट बचाएंगे उनको उतना सर्विसेज लोकल जो अथॉरिटी है वो देगा। लेकिन यहाँ दिक्कत तो यही होती है। ये आपके इस सवाल का जवाब गोरखनाथ जी बहुत आप सहज तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन, शायद ये सवाल आपके लिए ही है कि ये सेटलमेंट बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, अगर जन भागीदारी चाहते हैं, तो वो सेटलमेंट कैसे हो, वो सारी चीजें, चाहे वो कागजी प्रक्रिया हो या फिर आप फिजिकली इंटैक्ट अगर उन्हें करना चाहते हैं, उन चीजों से जोड़ना चाहते हैं, तो फिर वो सारी चीजें आपको पहले सेटल करनी होंगी। निश्चित रूप से अभी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें जैसा कलोल साहब ने बताया कि जन सहभागिता बहुत जरूरी है। आज जंगलों में जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें वन समितियों का काफ़ी योगदान रह रहा है। बिना उन समितियों के योगदान के। हमारे साथ गोरखनाथ यादव जी हैं जो सहायक वन संरक्षक हैं, और पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे साथ कल्लोल साहा जी भी जुड़े हुए हैं। सवाल हमने पूछा था, जिस सेटलमेंट की बात कह रहे थे कल्लोल साहा जी, कि अगर हम कम्युनिटी सेटलमेंट की बात करें, जो फॉरेस्ट एरिया को अगर हमें एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, तो वहां पर सेटलमेंट जरूरी होगा। गोरखनाथ जी, ये सेटलमेंट करने के लिए सरकार अगर आगे आए तो क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां आती हैं जो अब तक ये पूरी तौर पर दिख नहीं रहा है? क्योंकि अगर ये चीजें निपटती हैं तो बहुत हद तक इन चीजों को बढ़ावा मिल सकता है, जिनकी बात कह रहे हैं कल्लोल साहा जी। ऐसा है, जंगल की भूमि को हम लोग किसी को सेटलमेंट नहीं करते हैं। कम्युनिटी सेटलमेंट की बात कह रहे हैं कल्लोल साहा जी। सेटलमेंट की ये इस तरह से बात हो सकती है, जैसे अभी मुख्यमंत्री जन वन योजना है, वो अपना जमीन पर पेड़ लगाने दे, आवेदन दे, उस पर वन विभाग के सहयोग से पेड़ लग जाते हैं, और पूरे पेड़ लगाने पर जो भी उसके रख रखाव में लगाने में जो भी खर्च आते हैं उसका 75% सरकार उनको अनुदान देती है। दूसरा चीज है, दूसरी तरफ से जुड़ते हैं, जैसे वन समितियों के माध्यम से जंगलों में जो भी वृक्षारोपण कार्य किए जा रहे हैं उससे उनकी पूरी आजीविका जुड़ी रहती है।
सालों भर उसमें मोटा मोटी काम चलते रहता है। उसके जैसे प्रोटेक्शन पर, उसके गड्ढे खोदने में, पेड़ लगाने में, उसकी वीडिंग होइंग में, ये पूरे साल भर कार्य चलते रहता है। चलिए, हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, मेरे बिना सवाल के आप कहना चाहते, बिल्कुल कहिए। मैं खाली यही गोरखनाथ साहब से पूछना चाह रहा था कि मैं जो बात कर रहा था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, और उसके अंदर जो सेटलमेंट्स का स्टेटस, या उसमें आप लोगों का, हाँ, उसमें आप लोगों का अभी क्या लुकआउट क्या है, आपका क्या राय है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट तो उन लोगों तो आदिवासी लोगों के बीच में ही वो दिया जा रहा है। जैसा कि सरकार का संकल्प है उसके अनुसार तो है कि अगर 3 पीढ़ी से जंगल में निवास करने वाली कोई भी अगर जाति हो, 3 पीढ़ियों से उसमें रह रही है, तो उसको 4 हेक्टेयर तक जंगल की जमीन सेटलमेंट की जा सकती है। इसके लिए 3 स्तरीय कमेटी बनी हुई है, जिसमें एक विलेज लेवल है, एक डीओ लेवल पर है और एक डीसी लेवल पर है। उसमें जांच हो जाती है। जब वो 2 तरह के अब उसमें आवेदन आते हैं, एक इंडिविजुअल आते हैं और एक सामूहिक आते हैं। सामूहिक वैसा है जैसे मान लीजिए कहीं कोई पूजा स्थल है, गांव के लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ ये जमीन जो है हम लोगों को सेटल्ड कर दी जाए। जी, जी। लेकिन सेटल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी प्रकृति बदल जाती है, नेचर नहीं है, जमीन की प्रकृति नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, नेचर नहीं बदलेगी, नेचर नहीं बदला, वो जंगल ही रहेगा। हाँ। लेकिन उनको यूज करने दिया जाएगा। अच्छा, तो ये डिफरेंस है साहा जी। आपका जो सवाल था शायद आपको जवाब मिला हो। जवाब तो मिला है, कंसर्न एक है। हाँ, बिल्कुल। कंसर्न ये है कि माने अगर देखेंगे, नॉट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, बट अगर हम लोग आंकड़े के बारे में देखेंगे तो इसका प्रोग्रेस जो है झारखंड में काफी कम है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट क्यों? लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, और आप भी सुनिएगा सर। ये सवाल इसलिए है क्योंकि झारखंड में वैसे भी लोगों ये कहा जाता है, पूरी दुनिया जानती है कि झारखंड के लोग प्रकृति प्रेमी हैं। आप कहीं भी, अभी भी आप शहरों में भी जाएंगे, हम लोग जैसे अर्बन एरियाज में रहते हैं, अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं, अगर एक आदिवासी के घर के आसपास से आप गुजरेंगे, अभी भी आपको एक पेड़ जरूर नजर आएगा, घर में आंगन जरूर नजर आएगा जिनमें 2-4 पौधे लगे होंगे और एक पेड़ जरूर लगा होगा। ये अभी भी है। फिर ये आंकड़े कैसे कम? मेरा सवाल है, पर्सनली मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने रिसर्च किया है तो आपको बहुत पता भी होगा कि क्यों आखिर ऐसे आंकड़े। नहीं, फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसे गोरखनाथ साहब ने बोला ना कि एक प्रक्रिया के तहत होती है, तो प्रक्रिया के तहत पहले पिटीशन आएगा, फिर कमेटी उसको देखेगी, फिर उसका जांच करके जो भी होगा ये डिसीजन होगा। तो उसको अगर हम देखते हैं बगल में छत्तीसगढ़ के कंपैरिजन में देखते हैं, तो देखेंगे कि जो ये 2008 या 10 के आसपास से प्रक्रिया ये शुरू हुआ था, एक्ट पास हुआ था, तो आज तक का जो प्रगति का जो रिपोर्ट है, तो उसमें छत्तीसगढ़ काफी आगे है, और भी उड़ीसा में भी जो मेजर फॉरेस्ट कवर्ड स्टेट है, तो उस जगह पे हमारे स्टेट पे आप बोल सकते हैं इसको गवर्नमेंट, इतने सारे हमारे यहाँ बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि फाइनली जो टोटल कवरेज है वो काफी कम है। कवरेज कम है। गोरखनाथ जी, इस कवरेज को कंप्लीट करने के लिए सरकार के, आपने बताया कि चुनौतियां हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को पार करने के लिए भी कुछ तो नियम कानून बनाए जाने चाहिए, क्योंकि अगर हालात अगर इसी तरह से बनते रहें तो हमारा जीवन ही खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। ऐसा है, ये जब बना था, अभी भी 2006 से ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इसमें कई संशोधन भी आए, लेकिन आज स्थिति है कि ये 2012 तक इसको 5 सालों के लिए था कि 5 साल में जो भी जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनको सेटल कर दिया जाएगा, लेकिन आज स्थिति है कि आज तक भी अभी उनको जमीन दी जा रही है। अच्छा, सेटल की जा रही है। हाँ। इसमें क्या है, जो गाँव में रहने वाले आदिवासी लोग हैं, एक तो उनके बीच जागरूकता बहुत कम है इसके प्रति। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रियल मेल नहीं मिल पाया है। कारण इसका ये है कि जो आवेदन भरने का ये है वो वेलफेयर डिपार्टमेंट को है, कल्याण विभाग को। अच्छा। और वन विभाग उस पर तब जाता है जब वो गांव में बुलाते हैं समिति की बैठक और बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये आवेदन है, इस पर आप देख लीजिए कि आपका इसमें जंगल कितना है, क्या है, जो दिए रहते हैं। और ये 25 वर्षों से जोतते कोड़ते आ रहे हैं। जब मैं धनबाद में पोस्टेड था तो उसमें देखा कि ब्लॉक लेवल के जो कर्मचारी हैं वो विशुद्ध जंगल को बांट दिए थे
13 डिसमिल। मतलब जो जमीन का नेचर उसी को चेंज कर दिया उन्होंने। हाँ, नेचर चेंज कर दिया और ये लिख दिया, जबकि आज भी उसमें लगा हुआ था जंगल, पूरा प्योर जंगल है। हाँ। और बोल दिया कि इस पर खेती होती जा रही है। अच्छा। तो इसका मिसयूज भी बहुत हुआ। दूसरी चीज, जैसे लोगों को पता चला कि हमको जंगल मिल जाएगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो संपन्न हैं। हाँ, जो संपन्न हैं, जो दबंग लोग टाइप के लोग हैं गाँव में, आदिवासियों में भी, चाहे जो भी हो, जिस ये के लोग हैं, तो थोड़ा जंगल भी क्लियर कर दिए आसपास के। सर यही चीज, यही तो एक इसका यही चुनौती है ना सर। आप लोग जब विभाग के लोग वहां जाते होंगे तो यही चुनौतियां रहती तो होंगी ना? इसी के चलते हम बता रहे हैं आपको कि जिस समय ज्वाइंट इंस्पेक्शन होता है ब्लॉक के साथ और वन क्षेत्र पदाधिकारी के साथ, उस समय पता चलता है कि जिन लोगों ने ये लिख करके दे दिया कि यह जंगल 25 सालों से जोते कोड़ते आ रहे हैं, इसमें खेती कर रहे हैं, जमीन है, लेकिन उसमें एक्चुअली वो प्योर फॉरेस्ट होती है। तो वहाँ हमको बोलना पड़ता है कि इसमें हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन जहाँ हम लोग पाते हैं, सही पाए हैं, वहाँ हम लोग दिए हैं। लेकिन देखिए लूप होल्स तो हैं सर। सरकारी अगर अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, अगर अधिकारी इस तरह की घालमेल करेंगे, अगर सरकारी कर्मचारी घालमेल करेंगे, तभी तो दिक्कतें शुरू होती हैं। एक तो जागरूकता नहीं, अगर लोगों को जागरूक करिए तो फिर उसके फायदे बहुत दूसरे लोग भी उठाने लगते हैं। सर आपने बहुत काम किया है, आप बता रहे थे कि अपने स्तर से भी आपने बहुत ज्यादा कुछ किया है इसमें, कि कितना मुझे याद नहीं, आपने कहा था कुछ कितने हेक्टेयर में वन भूमि को तैयार किया है सर? करीबन मैंने अपना टीम के साथ 3000 हेक्टेयर होगा, और हमारा जो टोटल 3 साल का, उसमें 99 से मैंने काम शुरू किया था, और 2006 तक में मुझे लगता है कि हम लोग करीब, हमारा टीम जो था वो गोड्डा, दुमका और चाईबासा, इस एरिया में तसर प्लांटेशन मोर देन 10,000 एकड़ तो इस दौरान जो आपने वो 10 हेक्टेयर और इधर आप कुछ बता रहे 3 हेक्टेयर जैसा, सेटल लैंड पर ये प्राइवेटली ओन लैंड पर ये सर जैसे गोरखनाथ सर जैसे बता रहे थे कि मान लीजिए कि जो लिख के दे देते हैं, आप सरकारी कर्मचारी ही अगर आपके दस्तावेज ही बदल दे, तो ऐसे चैलेंजेस सामने आए क्या जब आप इन इलाकों में गए थे? तो दो चीज हैं। अभी ये जो फॉरेस्ट्री टैक्स की जो बात बोल रहे थे, उसमें देखिए, उसमें हम लोग एज ए इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, हमने खाली जागरूकता छोड़कर बहुत ज्यादा काम, हमको रोल भी नहीं है, हम किए भी। अगर सिर्फ अवेयरनेस की बात करें तो लोग सामने आए, साथ में खड़े हुए हैं, बहुत जगह पे सेटल हुआ है, कम है, स्लो है, रेट स्लो है, हम लोग भी एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन हुआ है जेन्युइन काम। इशू वहां पर है जो गोरखनाथ साहब सही में बता रहे हैं कि सेटल होगा तो उसके आगे क्या होगा, क्योंकि सेटल होना मतलब समझते हैं कि हम आपको जंगल काट के बेच दे और खेती शुरू कर दे, माने नेट लॉस इन ऑक्सीजन एंड बायोस्फीयर। ये चीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव प्लान उनके हाथ पे देना होगा। तो ये काम हम लोगों ने सुंदर पहाड़ी में कुछ जगह पे किया है, जहां पर ये सेटलमेंट की इश्यूज चलता है, तो वो जिसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी है। और दूसरा जो मैं बोल रहा था कि जो इन्होंने गोरखनाथ साहब नहीं बोल रहे, जो हमारा 5-10 हजार एकड़ जो प्लांटेशन है, वो प्लांटेशन है प्राइवेटली ओन लैंड पर, यानी कि किसानों का अपना, सरकार से कोई लेना देना नहीं, गैर मजरूआ जमीन नहीं, अपनी जमीन है। अगर आप तैयार हैं तो हम प्लांटेशन के लिए तैयार हैं। करा दिया। उन्होंने देखा कि उसमें से तो 5 साल तक जोड़ने के बाद उसमें से हर साल लाख रुपया आ रहा है एकड़ पे, कोई पर तसर लगा, कोई पर आम लगा, कोई पर वैसे देखिए, वैसे तो वो बच रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पर एक मिनट जस्ट खत्म कर लेता हूँ। ठीक। तो मैं यही बोल रहा था कि जहाँ पर भी हमें शायद हर एक जगह पे वन को जन के साथ जोड़ के उसको इकोनॉमिक रिटर्न हम अगर कम्युनिटी को दे पाए, वो चीजें चलते जाएगी। सर तो बहुत थोड़ा सा वक्त है, आप भी अपनी बात खत्म करिए। जैसे अभी बताए उस तरह से, जिस समय मैं बगोदर में पोस्टेड था, तो मैं 65 एकड़ में आम का पेड़ लगाया था निजी लोगों की जमीन पर, जो वीकली आपने इनिशिएटिव लेके कर, हाँ, इनिशिएटिव लेकर के, मनरेगा सरकार विभाग का कोई लेना देना नहीं, विभाग का लेना, हम विभाग की तरफ से काम कर रहे थे। इनिशिएटिव आपने लिया, हाँ, विभाग की तरफ से ये प्लांटेशन। आज भी वो इतना बढ़िया प्लांटेशन है जिसको देखने के लिए सभी लोग जाते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है सर। देखिए, अगर आपके जैसे 2-4 अफसर और हो जाए ना कि इनिशिएटिव लेके, अगर देखिए
आपको अगर है टाइम तो वहाँ बगोदर में जा करके बिल्कुल हम स्टोरी करवाएंगे सर, इसको स्पेशल स्टोरी स्टोरी करवाइए। करवाएंगे, ये बहुत अच्छी खबर है। और 65 एकड़ में आम का है बिरहोर के समय दिन। कम है, नहीं तो ये पूरी स्टोरी विस्तार से मैं अपने दर्शकों को समझाती कि अगर सरकारी जैसे वैसे भी सरकारी विभाग पर सवाल बहुत उठते हैं काम को लेकर, लेकिन ये भी एक दूसरा पहलू है। आप गोरखनाथ सर से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी अगर अपने हिसाब से काम करे तो तस्वीरें बदलते देर नहीं लगती। और ये हम सबको समझना होगा कि सिर्फ जल, जंगल और जमीन की लड़ाई नहीं है, ये उस तीनों के साथ जन को जोड़ने की भी लड़ाई है। और यही भागीदारी हमें स्पेशल बनाती है, खास बनाती है, मानवता को खास बनाती है। चलिए तो पेड़ लगाइए और खुशहाल रहिए, जीवन बचाइए। इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत। और हमारे साथ मेहमान जो आए आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।